नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग PYQ क्रम से लगा रहे थे। इसी क्रम में आज ब्रिटिश का विस्तार, जिसमें ब्रिटिश की नीतियां, उन सब पर हम लोग जो है प्रश्नों के माध्यम से उनकी व्याख्या और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, ये कुछ बेसिक जानकारी है दोस्तों, जिसमें ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ये हमारा फ़ोन नंबर, जिसमें आपको सिलेबस और PYQ या अन्य संबंधित जो जानकारी हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें आपको अगर जानकारी करनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? क्लियर है दोस्तों? इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सेम, आप दोनों को देख लीजिएगा। हमने पहले ही आपसे कहा है कि जब भी आप हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं तो आप सबसे पहले आंसर को लगाने की कोशिश करिएगा, है ना, क्या आंसर हो सकता है। उस हिसाब से हम लोग जो है फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप देख लीजिए उस हिसाब से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुशासन के आधार पर दोस्तों, क्लियर है, किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था? क्लियर है? तो ये ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग और जो है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो दोस्तों इसमें आंसर जो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है? इंग्लिश में भी देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्लियर है? ये तो इस सवाल का दरअसल आंसर हो गया, है ना। अब इसमें जो भी गवर्नर जनरल हैं उनसे संबंधित और भी जो बातें हो सकती हैं हम लोग उनको देख लेते हैं, क्योंकि सवाल जो है विलियम बेंटिंग से है ना, कुशासन से संबंधित शब्दावली है। इन सबको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। कुशासन का मतलब ये हुआ रहा कि मैसूर राज्य पर यह आरोप लगाया गया कि वहां का प्रशासन जो है ठीक से नहीं चल रहा है, वहां पर जो है अराजकता का माहौल है दोस्तों। तो ये कुशासन का अर्थ ये है कि वहां अराजकता अराजकता है ना, कोई नियम कानून नहीं है दोस्तों। ऐसी परिस्थितियों के लिए कहा जा रहा है कुशासन। तो इस आधार पर विलियम बेंटिंग के माध्यम से मैसूर राज्य को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। क्लियर है? दरअसल ये कुशासन का जो आधार है, इस आधार पर एक राज्य को और कब्जा किया गया दोस्तों। क्लियर है? जैसे एक राज्य का नाम है अवध। तो दोस्तों यहां भी अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले अवध में ही अवध पर भी कुशासन का आरोप लगाया गया था। क्लियर है? और ये अवध पर कुशासन का आरोप जो लगाया गया था, कुशासन का आरोप, वो दरअसल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया दोस्तों, डलहौजी के द्वारा। ठीक, समय है 1856। तो इस आधार पर अवध का भी अधिग्रहण किया गया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाया गया अवध पर। और इस समय अवध के जो शासक थे, दरअसल अवध के जो नवाब हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह दोस्तों, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह पर जो है कुशासन का आरोप लगाया था और इनको पेंशन देकर के कलकत्ता भेज दिया गया। क्लियर है? वाजिद अली शाह की पत्नी है बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में दरअसल भाग लिया था दोस्तों। क्लियर है? तो ये अवध का मामला है। ऐसे ही मिलता जुलता एक सवाल है जिस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैसूर राज्य के साथ भी ऐसा मामला हुआ, लेकिन वहां गवर्नर जनरल दूसरा है, विलियम बेंटिंग। क्लियर है? अब जैसे ये लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड हेस्टिंग है, इन सब के बारे में दो दो बातें और जान लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस,
की शुरुआत की थी दोस्तों। क्लियर है संधि की शुरुआत करने का काम लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, है ना, जिसके माध्यम से कई सारे राज्यों को, जिसमें हैदराबाद है, तंजौर है, अवध है, मराठाओं के बहुत सारे क्षेत्र थे, उन सबको कवर किया गया था, उनको अधिग्रहण किया गया था। क्लियर है। लॉर्ड वेलेजली के बारे में एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 में इसके समय हुआ, है ना। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेजली ने उसका नेतृत्व किया था, जिसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है, हैदर अली मारा जाता है दोस्तों। तो मैसूर या लॉर्ड वेलेजली के बारे में आपको दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाली शेर कहता था, या शेर ए बंगाल, शेर ए बंगाल। जैसे हम लोग टीपू सुल्तान को मैसूर ए शेर कहते हैं, है ना, ऐसे ही ये बंगाल का शेर ए बंगाल अपने आप को कहता था। तो दोस्तों तीन बातें आप लॉर्ड वेलेजली के बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा कि ठगी पिंडारियों के दमन में, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग का बड़ा योगदान है। क्लियर है। तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि पिंडारियों का दमन किया था दरअसल। क्लियर है। और इसी पिंडारियों के दमन की वजह से आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पिंडारी एक जनजाति लोग हैं जो मराठों के यहाँ पर अपनी सेवा देते थे, उनके यहाँ काम करते थे। उसी आधार पर दोस्तों पिंडारियों का जब दमन किया गया, इनको मारा गया, पीटा गया, इनके क्षेत्रों से इनको निकाल दिया गया, तो मराठों ने इनका सहयोग किया था। क्लियर है। तो आप लॉर्ड हेस्टिंग को पिंडारियों के दमन के नाम से ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हमारा इस प्रश्न का आंसर था, लेकिन विलियम बेंटिंग के बारे में और भी कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जैसे विलियम बेंटिंग के समय पर ही दोस्तों 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसको खारिज कर दिया गया था, है ना। और इसमें भारतीयों में जो सहयोग कर रहे थे, तो राजा राम मोहन राय दोस्तों, इनके सहयोग से, है ना, राजा राम मोहन राय के माध्यम से सती प्रथा पर बैन लगाया गया था, विलियम बेंटिंग के माध्यम से। यह भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। विलियम बेंटिंग ने ही 1830 में दोस्तों ठगी प्रथा को समाप्त किया था। क्लियर है। जनजातियों में प्रचलित प्रथा थी सती प्रथा, इसको समाप्त करने का प्रयास किया था। और विलियम बेंटिंग के बारे में ध्यान रखिए दोस्तों कि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों। क्लियर है। भारत का पहला या भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। क्लियर है। तो दोस्तों विलियम बेंटिंग के बारे में आप इतनी बातें ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। लॉर्ड हॉर्डिंग के बारे में ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग जो हैं, इन पर 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो है दिल्ली में बम फेंकने का प्रयास किया गया था, है ना। इनको बम से मारने का प्रयास किया गया था, जिसको हम लोग दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्लियर है। दिल्ली षड्यंत्र केस, ये घटना है दोस्तों 1911 की। क्लियर है। तो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बंगाल के कुछ लोगों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा बम से उनको मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें लॉर्ड हॉर्डिंग बच जाते हैं। उसके बाद जो है बहुत से सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, है ना, उनको सजाएं दी गई। इस घटना को हम लोग दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो देखिए हमारा पर्पज केवल प्रश्न का आंसर जानना नहीं है दोस्तों। क्लियर है। हम चाहते हैं कि एक सवाल के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सी सारी चीजें आपको पता चलें, उनसे संबंधित रिवीजन करना हमारा मुख्य पर्पज है।
क्लियर है? तो ये इस सवाल का आंसर तो हमने देख ही लिया था मुख्य रूप से, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लेकिन इन सारे गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी बातें थी वो भी हमें समझनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रस्विदाबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में सिविल सेवा का जनक, क्लियर है, या सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला गवर्नर कौन है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर दरअसल दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में और भी कुछ बातें, जैसे देखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आंसर हो जाएगा, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्लियर है, ये 1792 में दोस्तों 90 से 92 तक हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, और इसके साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि अपमानजनक संधि कहला रही है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यही जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि का मामला है ना, ये 1792 की डेट है, ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में है। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आप कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ध्यान रखिएगा, ये सिविल सेवा का जनक पूछा जाए दोस्तों, या फिर भारत में पुलिस सेवा का जनक पूछा जाए, पुलिस सेवा की शुरुआत करने वाला, है ना, या फिर पूछ लिया जाए भारत में न्यायिक व्यवस्था को शुरुआत करने वाला, न्यायिक व्यवस्था या न्याय व्यवस्था, जस्टिस। क्लियर है? पुलिस सेवा का जनक, न्याय व्यवस्था का जनक, या फिर सिविल सेवा का जनक पूछा जाए, इन तीनों का आंसर दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। क्लियर है? और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में यह भी ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का मामला है। क्लियर है? वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है ना। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ध्यान रखिएगा कि इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था दोस्तों। क्लियर है? तो वॉरेन हेस्टिंग ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ध्यान रखिएगा, जैसे इधर लिख देते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल है। ठीक, इसने 1772 में दोस्तों द्वैध शासन, डुअल रूल को समाप्त कर दिया था। क्लियर है? द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में लगाया गया था। द्वैध शासन का अर्थ होता है दो लोगों का शासन। क्लियर है ना, जिसमें बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों लोग शामिल है मुख्य रूप से, उसको द्वैध शासन कहा जा रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉरेन हेस्टिंग इसको बंगाल में समाप्त कर दिया था, लेकिन लगाने का काम जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। क्लियर है? लॉर्ड वेलेस्ली विलियम बेंटिंक के बारे में हम लोगों ने भी पीछे समझा ही था, इनके कार्यों के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानकारी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली, जो हमने भी आपको बताया था कि सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं है दोस्तों। क्लियर है? तो सहायक संधि क्या थी, इसके बारे में कुछ बातें समझ लीजिएगा। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, है ना। और ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया जा रहा है, तो ये डेट 1797 का मामला है दोस्तों। क्लियर है?
तो साइक संधि को लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1797 में लागू किया गया। ठीक, इस साइक संधि का पर्पस ये था दोस्तों कि इस समय इसका जो है ना सब्सिडरी अलायंस, इंग्लिश शब्द भी देख लीजिएगा, सब्सिडरी अलायंस। अब इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो दरअसल इस समय रूस के प्रभाव को दोस्तों, रूस के प्रभाव को कम करते हुए, प्रभाव को कम करना था। और ये रूस का प्रभाव कम करने का मतलब ये था कि बिना युद्ध किए हुए, बिना युद्ध व्यय के माध्यम से भारत में विलय विस्तार को बढ़ावा देना था दोस्तों। क्लियर है? तो इसी विलय विस्तार में इस व्यवसायिक संधि को लागू किया जा रहा है, जिसमें कुछ निम्न बातें कही जा रही हैं। ये सहायक संधि भारतीय देशी रियासतों के साथ, देशी राज्यों के साथ एक संधि समझौता किया जा रहा है, जिसको सहायक संधि के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है? अब इसमें कुछ विशेषताएं थी दोस्तों, ये लिखी हुई है, देखिए मैं एक करके बताता हूं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी दोस्तों। क्लियर है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना दोस्तों, स्टेटमेंट ठीक है। इसमें कहा गया था सहायक संधि के माध्यम से जो भी राज्य अपनाएगा, तो उससे कहा गया था, जैसे मान लीजिए कि हैदराबाद ने सबसे पहले संधि को स्वीकार किया, तो हैदराबाद से कहा गया कि आप अपनी सेना अर्थात भारतीय सेना को समाप्त कर दीजिएगा, हम आपको ब्रिटिश सेना अपॉइंटमेंट करते हैं, आपको ब्रिटिश सेना दी जाती है। तो जब अंग्रेजों ने हैदराबाद को अपनी सेना दे दी, अब उस सेना का खर्च जो है हैदराबाद का नवाब उठाएगा। क्लियर है? तो अंग्रेजों को तो सेना जो है मुफ्त में मिल गई। क्लियर है? तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना इसका उद्देश्य था। बिल्कुल ठीक है। भारत को नेपोलियन खतरे सुरक्षित रखना दोस्तों, मैंने कहा ना कि रूस के प्रभाव को कम करना। दरअसल इस समय नेपोलियन रूस की तरफ बढ़ रहा था, तो नेपोलियन का विस्तार जो हो रहा था, उससे भारत का पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित हो सकता था, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र प्रभावित हो सकता था। तो यह भी मामला है, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यह भी ठीक था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना दोस्तों, यह भी शामिल था। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है, ये इसमें शामिल नहीं था। इसमें कंपनी के लिए कोई निश्चित इनकम की बात नहीं की गई थी। क्लियर है? और भी जैसे क्या क्या प्रावधान थे सहायक संधि के बारे में दोस्तों, तो एक ये प्रावधान भी शामिल था कि जिस भी राज्य में साथ संधि की जाएगी, उस राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाएगा। ब्रिटिश रेजिमेंट या रेजिडेंट एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था, इसकी नियुक्ति करने की बात की गई। क्लियर है? पहली बात वही की गई कि ब्रिटिश ने भारतीय सेना को समाप्त करके ब्रिटिश सेना को अपॉइंटमेंट कर दिया गया। क्लियर है? और इसका यह भी उद्देश्य शामिल था, और कहा कि उस राज्य से कहा जा रहा है कि ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी। अगला प्रावधान यह था इसमें कि आप हमसे बिना पूछे किसी अपनी विदेश नीति को, जो जिस राज्य के साथ समझौता किया जाएगा, उसकी विदेश नीति भी ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगी। क्लियर है? तो ये सहायक संधि की कुछ विशेषताएं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जैसे पहली, उस राज्य की सेना को खत्म कर दिया गया, वहां ब्रिटिश सेना अपॉइंटमेंट कर दी गई। दूसरी बात, उस राज्य की विदेश नीति जो पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई, जिसमें कहा गया कि आप हमसे बिना पूछे, या अर्थात अंग्रेजों से बिना पूछे किसी से कोई सहायक संधि नहीं करेंगे। पहली बात, किसी भी दूसरी यूरोपीय कंपनी के व्यक्ति को आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगला कहा गया कि आपके दरबार में, आपके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? तो ये, और इसका उद्देश्य वही था कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। क्लियर है? इसमें कंपनी के लिए आय का प्रबंधन नहीं था दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये सहायक संधि के बारे में जो भी बातें हैं ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालानुक्रम के अनुसार जो है सही क्रम में लगाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधियां, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। चलिए
तो दोस्तों आपने यहां पर पढ़ा था कि इलाहाबाद की संधियां हो रही हैं 1765 में। ठीक, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो रही है ना, 16 अगस्त को। बक्सर का युद्ध दोस्तों आपने पढ़ा था 1764 में, अक्टूबर 1764 में। वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्लाइव का पुनः भारत आगमन। तो रॉबर्ट क्लाइव जब वापस चला जाता है उसके बाद मुख्य रूप से वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बनाया जा रहा, क्लियर है। और क्लाइव के द्वारा ही 1765 में इलाहाबाद की संधियां की जा रही हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम कुछ जैसे देखें भी, जैसे ये आपको ना पता हो कि वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर कब बनाया गया दोस्तों, तो हम उन तीनों के माध्यम से आंसर लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ होगा, लिखेंगे नंबर 3 आएगा, है ना। और बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव की वापसी हुई है दोस्तों, क्योंकि ये इलाहाबाद की संधियां रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से की जा रही हैं। तो इसके बाद है 3 के बाद दोस्तों 1 आएगा, क्लियर है। और 1 के बाद आएगा 2। देखिएगा ऑप्शन में किसमें है ना, 3 1 2। ठीक, 3 1 2 यहां है नहीं है, 3 1 2 यहां भी नहीं है दोस्तों, 3 1 यहां भी नहीं है। कहां पर है, 3 1 2 यहां पर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। और फिर भी अगर आप ध्यान रखने आएंगे वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बनाया गया था दोस्तों, तो ये 1772 का मामला है दोस्तों। जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आ रहा है तो रेगुलेटिंग एक्ट में ही इसको जो है इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि इसको भारत का गवर्नर बना दिया गया था। चलिए क्लियर है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव का वापस आना 1765 में ही है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पहले आया उसके बाद संधियां हुई हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम संधि हो रही है ना। बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा है ना, और वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनना ही 1772-73 का मामला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, क्लियर है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में संस्थापक कहा जाता है, क्लियर है। रॉबर्ट क्लाइव के समय भी बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिससे कंपनी ने इसको जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधियां दोस्तों हमने बताई आपको कि 2 संधियां हुई थी। एक संधियां मुगल शासक के साथ हुई थी, दूसरी जो है अवध के नवाब के साथ हुई थी दोस्तों, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग जो है पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आ गया, वही सवाल हमने भी पीछे किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, है ना, नॉट करेक्टली मैच, ध्यान रखिएगा। तो बैटल ऑफ बक्सर अभी बताया था हमने 1764 में हो रहा है ना, स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। सब्सिडरी अलायंस दोस्तों, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जिक्र किया था कि सब्सिडरी अलायंस जो है 1863 में नहीं दोस्तों, 1797 का मामला था, 1797 में थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना दोस्तों, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये 1813 के एक्ट में ऐसी बात की गई थी। तो हमारा आंसर मुख्य रूप से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा मैच नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, 1797, ठीक है। फिर भी देख लीजिएगा 1813 का दोस्तों एक्ट आया था, तो इस एक्ट में कहा गया था कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया था दोस्तों, पहली बार। ठीक, ध्यान रखिएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार इसको समाप्त कर दिया गया था, क्लियर है। और इसमें चाय, टी और चीन, इसके साथ एकाधिकार बना रहा कंपनी का व्यापार करने के लिए, क्लियर है। और इसी 13 के एक्ट में 1 लाख रुपए शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया था दोस्तों, क्लियर है। कंपनी ने कहा कि हम भारत में एजुकेशन पर जो है प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे,
है ना। और इसी में कहा गया था कि भारत में ईसाई मिशनरियों को रहने बसने, है ना, का अधिकार भी दे दिया गया था। और इसी 13 के एक्ट में कहा गया कि पहली बार एकाधिकार खत्म किया गया। इसका मतलब है कि अन्य यूरोपीय कंपनियों को या अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत आने की अनुमति दी गई दोस्तों। भारत आने की अनुमति दी गई थी। क्लियर है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों कंपनी का व्यापार खोला गया था। तो ये भी ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म। ये जो चाय चीन का जो मामला है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चाय और चीन का जो मामला है ये पूरी तरीके से 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये ऐसा मामला था। क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा जा रहा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है दोस्तों? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने डिटेल में देख लिया था। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूपी में। उत्तर प्रदेश गाजीपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक ही आप देखेंगे, वहां पर जो है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र मिलेगी, जिसको भारत में ही दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा था, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये ड्यूअल गवर्नमेंट क्या थी, है ना, ध्यान रखिएगा, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन का मतलब यह था दो लोगों का शासन। दो लोग शामिल हैं। दो लोग कौन शामिल हैं? एक तरफ जो है कंपनी है और एक तरफ नवाब है। ठीक, एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ नवाब है। कंपनी में इसको लागू करने का काम रॉबर्ट क्लाइव है। क्लाइव का नाम ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव है। और नवाब में वहां पर जो है बंगाल का नवाब है। क्लियर है। ठीक, ये दोनों लोग हैं। नवाब के पास कर वसूलने का अधिकार था, कर वसूलने का अधिकार। ठीक, और बंगाल के नवाब के पास जो है वहां का प्रशासन करने का अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार था। इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जा रहा है। क्लियर है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको 1765 में, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की जा रही थी, तभी से जो 1765 में इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, डुअल गवर्नमेंट लागू की गई थी। और इसको समाप्त करने का काम जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में किया था दोस्तों। क्लियर है। तो अभी हमने देखा ही था। तो यहाँ द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, ध्यान रखिएगा, बंगाल में लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई 1765 में, जहां दो लोगों को शासन करने का अधिकार दिया गया था। कर वसूलने का अधिकार कंपनी के पास है और प्रशासन करने का अधिकार जो है नवाब के पास है। इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जा रहा है। इसको समाप्त करने का काम वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था दोस्तों। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था दोस्तों? क्लियर है। तो हमने भी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को डिटेल में समझा था, क्या था। इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हैदराबाद, अभी हमने बताया था आपको, हैदराबाद, है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा तंजौर, तंजौर। उसके बाद ध्यान रखिएगा मैसूर, मैसूर। उसके बाद अवध। ठीक, अवध के बाद मराठा, जो अन्य राज्य थे मुख्य रूप से। क्लियर है, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया हैं, इंदौर के होलकर हैं, आदि लोगों ने जो है इस तरीके की चीजों को
स्वीकार किया था। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सहायक संधि के बारे में हमने भी डिटेल में देख लिया था, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1797 में इसको लागू किया गया था। विशेषता हमने भी समझ ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? क्लियर है। विच कंपनी फर्स्ट स्टार्ट रेल ट्रैवल इन इंडिया? तो पूछा जा रहा है कि भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की कौन सी कंपनी थी। क्लियर है। देखिए भारत में रेल का मामला यह है, ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में यह मामला शुरू किया गया था। क्लियर है। और इसी समय महाराष्ट्र के थाने से लेकर के पुणे तक रेलवे चलाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई। ये जो है बेसिक जानकारी है। तो इसी रेलवे के निर्माण में पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी इसमें काम कर रही थी दोस्तों। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे दोस्तों। ठीक है। यूपी पीसीएस के द्वारा सवाल पूछा गया है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा भारत में पहली रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। चलिए, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रयास प्रथम राज्य कौन सा था? क्लियर है। फर्स्ट स्टेट पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत, है ना, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर इन लैप्स का मामला है। देखिए डलहौजी के द्वारा एक तो ये ध्यान रखना आपको, व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया गया, है ना। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत था क्या, ये समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के तहत भारत में कहा गया था कि उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक। इसको व्यक्तिगत के सिद्धांत को दोस्तों गोद निषेध नीति भी कहा जाता है, गोद हड़प नीति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन राजाओं के पास जो राज्य थे उनके पास अपना निजी उत्तराधिकार नहीं है, वो लोग गोद नहीं ले सकते, और ऐसे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मान लिए गए। क्लियर है। तो ये इस सिद्धांत के तहत कहा जा रहा है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसमें दोस्तों सबसे पहले सतारा 1848 में, गोविंदपुर, सतारा, जैतपुर, ध्यान रख, कई सारे राज्य हैं, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, है ना, नागपुर, झांसी, करौली आदि राज्यों को कब्जा किया गया था। क्लियर है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि किस राज्य को किस क्रम में लिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम राज्य कौन सा था दोस्तों। तो जैतपुर सबसे पहले, नहीं सॉरी जैतपुर नहीं, सबसे पहले सतारा, ठीक, 1848 में इसको कैप्चर किया गया था। क्लियर है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था दोस्तों? क्लियर है। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था दोस्तों? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। तो ये जेम्स एंड्रयूज जो नाम है लॉर्ड डलहौजी का नाम है दोस्तों। क्लियर है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी हमने देखा था व्यक्तिगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अभी हमने बताया कि इसने भारत में रेलवे शुरू करने का काम, रेलवे की शुरुआत की इस व्यक्ति ने, है ना। डलहौजी के टाइम पर पंजाब का अधिग्रहण किया गया था। ठीक, पंजाब का अधिग्रहण किया गया। डलहौजी के टाइम पर जो है भारत में तार व्यवस्था, है ना, टेलीग्राम, डाक, इसकी भी शुरुआत की गई थी। पहली बार 1853 में डलहौजी के टाइम पर आगरा से कलकत्ता के बीच जो है पहली रेलवे
विस्तार व्यवस्था को प्रसार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी की बातें के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। भी हमने दोस्तों आपको बताया था कौन कौन सा मामला था, है ना, उदयपुर। तो पहले सबसे पहले सतारा है, सतारा होगा तो आंसर ये हो नहीं सकता, है ना। पहले सतारा रखिएगा, फिर रखिएगा बघाट, उदयपुर और झांसी दोस्तों। क्लियर है, 1 3 4 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। अभी हमने बताया था आपको 1848 का मामला ये था, और 1850 में बघाट, और उसके बाद उदयपुर भी है इसी समय, और झांसी को जो है 1854 में कैप्चर किया गया था। क्लियर है, तो ये डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ध्यान रखना है, विलय का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, है ना, व्यक्तिगत का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सिंध, है ना, सिंध सिंध विजय के बारे में सवाल है दोस्तों, है ना। चलिए देखिए, ये सिंध लिखा हुआ है, सिंध विजय विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। तो दरअसल चार्ल्स नेपियर के टाइम पर जो है ये ऐसा काम किया गया था। सिंध का विलय, ध्यान रखिएगा, 1843 में किया जा रहा है। गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड एलन बरो है, ध्यान रखिएगा, एलन बरो। ठीक, एलन बरो है। उसी के समय चार्ल्स नेपियर जो है वहां का तत्कालीन गवर्नर था, उसके टाइम पर सिंध का कैप्चर किया जा रहा है। एलन बरो के बारे में ध्यान रखिएगा, ये 1843 में ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रख लेंगे। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था, तो आंसर आ गया अभी 1843 में दोस्तों। क्लियर है, तो सिंध पर कैप्चर करने का काम चार्ल्स नेपियर ने किया था, है ना। गवर्नर जनरल एलन बरो था। कब किया गया, 1843 में। 1843 में ही दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, और यह काम किया था लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए, भारत में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के टाइम से द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इसी समय जो है बड़े स्तर पर चीजों को यहाँ से धन निष्कासन का काम किया गया, कंपनी में भ्रष्टाचार पैदा हुआ, लोग अपना निजी व्यापार करने लगे थे। तो ये इसी क्रम में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस पर भी मुकदमा चलाया गया था दोस्तों, लेकिन इसने आत्महत्या कर ली थी, मुकदमा पूरा नहीं हो पाया। तो ध्यान रखिएगा, इसने जो है, इस पर भी आरोप था धन कमाने का, इसने आत्महत्या कर ली थी ब्रिटेन में। ठीक, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया दोस्तों, तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, महाभियोग इस पर भी चला गया था, लेकिन इसने आत्महत्या कर ली थी, ट्रायल पूरा नहीं हो पाया। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों, तो हमने हैदराबाद के निजाम का जिक्र कर दिया है अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सुगौली की संधि कब हुई थी दोस्तों। क्लियर है, तो सुगौली की संधि दोस्तों वैसे 1816 का डेट ज्यादा ठीक है ना, और ये संधि हो रही है अंग्रेज दोस्तों सॉरी नेपाल के बीच। क्लियर है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ अंग्रेज और नेपाल के बीच में, उसी के माध्यम से सगौली की संधि हो रही है। इस सगौली की संधि में अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं ये क्षेत्र मिल गए थे, है ना। सिक्किम पर जो है नेपाल का अधिकार नहीं रहा। क्लियर है, तो ये सुगौली की संधि दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब इसमें डेट 1815 दी है, वैसे 1816 ज्यादा ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों,
है ना। तो थोड़ा सवाल ये दरअसल गलत हो गया है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, नेपोलियन। अच्छा, कुछ हिस्सा लगता है उधर चला गया। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो लिखा है ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। बंगाल का पहला गवर्नर अगर आता है तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक, इसको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर यह पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग का नाम ध्यान रखिएगा, हेस्टिंग का नाम ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से किया गया था? तो हमने अभी पीछे देखा था कि कुशासन का आरोप लगाया गया था, है ना। ये ध्यान रखिएगा, डलहौजी के द्वारा कब किया गया था दोस्तों? तो 1856 में ये काम किया गया। ठीक है, कुशासन के आरोप। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। देखते हैं। हेक्टर मुनरो, ये पीछे वाला सवाल था दोस्तों, है ना। देखिएगा, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में शामिल था, बिल्कुल सही है ना। कब हो रहा है ये? 1764 में, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध, बताया था आपको, है ना, सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मामला था, है ना। अगर यहां आंग्ल लिख दिया जाए तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। क्लियर है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ मामला था, मैसूर के साथ की बात थी ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी ये ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं है दोस्तों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था दोस्तों? अभी आपने देखा था कि सतारा को सबसे पहले शामिल किया गया था, है ना। नागपुर को भी शामिल किया था, संबलपुर को भी शामिल किया था, जयपुर को दोस्तों इसमें शामिल नहीं किया गया था। अभी हमने पीछे लिस्ट लिखी थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जयपुर को दोस्तों इस विलय की नीति के माध्यम शामिल नहीं किया गया था। क्लियर है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, इसका मतलब है घेरे की नीति दोस्तों, रिंग ऑफ फेंस नीति, घेरे की नीति, इसको घेरे की नीति भी कहते हैं। तो घेरे की नीति से दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग का मामला है। इसका मतलब यह होता था कि एक बड़े राज्य को कंट्रोल करने के लिए एक छोटे राज्य पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो ये घेरे की नीति का मामला था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हमने जो है गवर्नर जनरलों के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उन सारी चीजों को समझा है ना। थैंक यू, धन्यवाद।